क्या सच में अमीर लोग हमेशा लग्जरी कार्स ड्राइव करते हैं और डिजाइनर कपड़े पहनते हैं? सबको यही लगता है। मीडिया तो यही दिखाती है। राइट। या फिर असली मिलियनेयर वो पड़ोसी है जो एक 10 साल पुरानी होंडा चलाता है और जिसके पास वो एक बड़ा फेमस फ्रेज है ना, बिग हैट नो कैटल। हाँ, मतलब बड़ा दिखावा पर एसेट जीरो। एग्जैक्टली। तो आज की इस गहरी चर्चा में हम वेल्थ बिल्डिंग पर की गई कई डेकेड्स की रिसर्च को अनपैक करने वाले हैं। और ये बहुत जरूरी टॉपिक है क्योंकि लोग हमेशा इसमें कंफ्यूज रहते हैं। बिल्कुल। हमारे सोर्सेज में थॉमस स्टैनले और विलियम डैंको की एक बहुत ही क्लासिक रिसर्च है, द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर। उसके अलावा क्रिस होगन की अपडेटेड स्टडी है, एवरीडे मिलियनेयर्स, और द व्हाइट कोट इन्वेस्टर का एनालिसिस और कुछ मॉडर्न बिहेवियरल इकोनॉमिक्स के आर्टिकल्स भी शामिल हैं। जो कि बहुत आई ओपनिंग है, सच बताऊं तो। हाँ, तो हमारा मिशन आज ये समझना है कि सच में वेल्थ बिल्ड करने का फॉर्मूला क्या है, सोसाइटी किस तरह से वेल्थ को गलत डिफाइन करती है, और सबसे शॉकिंग बात, क्यों पेरेंट्स का दिया हुआ पैसा कभी-कभी सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है। ये ईओसी वाला पार्ट तो सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग है मेरी नजर में। या उस पे आएंगे हम, पर सबसे पहले उस स्टीरियोटाइप को तोड़ते हैं जो मीडिया ने क्रिएट किया है। लोग इनकम और वेल्थ को एक ही चीज समझ लेते हैं, जो कि सबसे बड़ी भूल है। सबसे बड़ी भूल। इनकम अलग है, वेल्थ अलग है। तो इसको ना मैं एक एनालॉजी से समझाता हूँ। देखो, हाई इनकम कमाना एक ट्रेडमिल पर दौड़ने जैसा है। ओके। हाँ। अगर आपकी स्पीड बढ़ती है, यानी आमदनी बढ़ती है, पर साथ ही साथ उस मशीन का इंक्लाइन भी बढ़ जाए, मतलब स्पेंडिंग बढ़ जाए, तो आप आगे नहीं बढ़ते, बस थक जाते हैं। सही बात है। आप बस अपनी जगह पर स्ट्रगल कर रहे हो, सैलरी बढ़ी तो बड़ा घर ले लिया, लग्जरी कार ले ली, ईएमआई बढ़ा ली। राइट। तो सोर्सेज के हिसाब से फिर वेल्थ को मेजर करने का एक्चुअली सही तरीका क्या है? अगर इनकम नहीं है तो क्या है? तो थॉमस स्टैनले और डैनको ने एक बहुत क्लियर फॉर्मूला दिया है। इसे एक्सपेक्टेड नेट वर्थ निकालने का फॉर्मूला कहते हैं। उन्होंने कहा कि एक इंसान की एज को उसकी प्री टैक्स एनुअल इनकम से मल्टीप्लाई करो। प्री टैक्स यानी टैक्स पैकने से पहले की इनकम। हाँ, ग्रॉस इनकम। तो एज और इनकम को मल्टीप्लाई करो और फिर उस नंबर को 10 से डिवाइड कर दो। वेट, 10 से डिवाइड क्यों करना है? इसका क्या लॉजिक है? 10 से डिवाइड करने का रीजन एक बेसलाइन एस्टैब्लिश करना है। ये अज्यूम करता है कि एक आम इंसान अपनी लाइफ का रफली 10% लंबे समय तक बचाकर उस पर कंपाउंड इंटरेस्ट कमा सकता है। ओह अच्छा, तो ये एक बेंचमार्क बन जाता है। एग्जैक्टली। तो जो नंबर आता है उतनी आपकी नेटवर्थ होनी चाहिए। एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर एक 50 साल का इंसान है और वो साल का $1 लाख कमाता है। ओके, तो 50 इंटू 1 लाख हुआ 5 मिलियन। राइट। और उसको 10 से डिवाइड किया तो आया 5 लाख, मतलब $500,000। तो उस इंसान के पास सारी एसेट्स और लाइबिलिटीज मिलाकर कम से कम $500,000 की नेटवर्थ होनी ही चाहिए। और अगर नहीं है तो इसका सीधा मतलब है कि वो ट्रेडमिल पर इंक्लाइन बढ़ाकर दौड़ रहा है, पैसा कहीं लीक हो रहा है। वाह, इस पर उन्होंने 2 कैटेगरीज भी बनाई है ना, वो PAW और UAW वाली। हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। PAW मतलब प्रोडिजियस अक्यूमुलेटर ऑफ वेल्थ। ये वो लोग हैं जो अपनी एक्सपेक्टेड नेटवर्थ से डबल वेल्थ अक्यूमुलेट कर लेते हैं। डबल क्रेजी। और दूसरा है UAW, अंडर अक्यूमुलेटर ऑफ वेल्थ। ये लोग अपनी एक्सपेक्टेड नेटवर्थ का आधा हिस्सा भी मुश्किल से अक्यूमुलेट कर पाते हैं। अमीन, गैप आता कहाँ से? सोर्सेज में एक एग्जाम्पल था मिलर और जेम्स का। उससे ये बहुत क्लियर हो जाता है। हाँ, मिलर वाला केस। मिलर एक 50 साल का यूज्ड कार डीलर है। वो साल का रफली $90,000 कमाता है। राइट। और उसके अगेंस्ट जेम्स एक 51 साल का लॉयर है जो $92,000 कमाता है। दोनों की एज सेम है, दोनों की इनकम लगभग सेम है, पर उनकी वेल्थ में आई थिंक जमीन आसमान का फर्क है। राइट। जमीन और आसमान का। मिलर जो यूज्ड कार डीलर है, उसकी एक्सपेक्टेड नेटवर्थ 4.5 लाख होनी चाहिए थी, पर उसके पास एक्चुअली $1 मिलियन से ज्यादा के एसेट्स हैं। वो एक PAW है। वाह। और लॉयर साहब का क्या है? जेम्स की भी एक्सपेक्टेड नेटवर्थ उतनी होनी चाहिए थी, पर उसके पास टोटल एसेट्स सिर्फ $2,26,000 के हैं। वो एक UAW है। वेट, एक हाईली एजुकेटेड टॉप सोसाइटी का लॉयर एक ब्लू कॉलर यूज्ड कार डीलर से इतना पीछे कैसे रह गया? पैसा जा कहाँ रहा उस लॉयर का? दिखावा। UAWs का सबसे बड़ा प्रॉब्लम दिखावा होता है।
जेम्स का पूरा पैसा उसका स्टेटस मेंटेन करने में ड्रेन हो रहा है। हाँ, कीपिंग अप विद द जोन्सेस। एग्जैक्टली एक प्रोमिनेंट लॉयर होने के नाते सोसाइटी और उसके फ्रेंड्स का एक प्रेशर होता है। उसको एक अपस्केल नेबरहुड में रहना पड़ता है, कस्टम सूट्स पहनने पड़ते हैं, एक्सक्लूसिव कंट्री क्लब्स की मेंबर फीस भरनी पड़ती हैं। राइट, उसको लगता है कि अगर वो लग्जरी नहीं दिखाएगा तो लोग उसको सक्सेसफुल नहीं मानेंगे। सही बात है। उसका पूरा लाइफस्टाइल एक परफॉर्मेंस है, जबकि मिलर को किसी के सामने परफॉर्म नहीं करना। उसको कार बेचने के लिए इटालियन सूट की जरूरत थोड़ी है। तो मिलर अपना पैसा एक्चुअल एसेट्स में डाल रहा है। वही बिग हैट नो कैटल सिंड्रोम है, ये दिखावा पूरा पर बैंक अकाउंट खाली। बिल्कुल। PAWs अपना टाइम फाइनेंशियल प्लानिंग में लगाते हैं, फ्रूगली रहते हैं और आज़ादी खरीदते हैं, लग्जरी नहीं। इस पर मुझे सोर्सेस से वो डेका मिलियनेयर वाला किस्सा याद आ रहा है। वो सच में बहुत फनी था। ओह हाँ, वो कैवियर वाला इंसिडेंट। हाँ, मतलब रिसर्चर्स ने कुछ ऐसे लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जिनकी नेटवर्थ $10 मिलियन से ज़्यादा थी, और उन्होंने सोचा कि अमीर लोग हैं तो प्रीमियम फ्रेंच वाइन और एग्जॉटिक पैटे और कैवियार सर्व करते हैं। उन्हें लगा होगा लग्जरी पसंद आएगी इनको। राइट, पर जब वो अमीर लोग मुंह में आए तो किसी ने कोई महंगा डिज़ाइनर लेबल नहीं पहना था, और सबसे कमाल की बात, किसी ने उस कैवियार को हाथ तक नहीं लगाया। बल्कि एक ने तो फ्री की बियर मांग ली थी ना। हाँ, उसने वहाँ वेट स्टाफ से पूछ लिया कि क्या यहाँ कोई फ्री की नॉर्मल बियर मिल सकती है, बडवाइजर भी चलेगी। उन्हें फाइन डाइनिंग की आदत ही नहीं थी। और यही उनकी वेल्थ का सबसे बड़ा सीक्रेट है। उनकी औकात कैवियार खरीदने की है, पर वो पीते बियर हैं। ट्रू वेल्थ हमेशा इनविजिबल होती है। ट्रू वेल्थ इज इनविजिबल। क्या बात है। पर एक चीज यहाँ पर आती है, एक पुशबैक है जो मुझे लगता है हमें एड्रेस करना चाहिए। क्या? देखो, द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर जो थी वो आई थिंक 90 के दशक की रिसर्च है, 1990s की। हाँ, पुरानी स्टडी है। अब आज की दुनिया कंप्लीटली बदल चुकी है। इन्फ्लेशन इतना हाई है, हाउसिंग कॉस्ट आसमान छू रहे हैं, कॉलेज एजुकेशन महंगी हो गई है। तो क्लिफर्ड जोन्स का एक आर्टिकल इस पर सवाल उठाता है कि आज के टाइम में क्या एक आम इंसान POD बन भी सकता है? ये वैलिड सवाल है। जब बेसिक चीजें महंगी हैं और ऊपर से इंस्टाग्राम जैसी सोशल मीडिया पर विजिबल वेल्थ दिखाने का इतना प्रेशर है, हर कोई अपनी फॉरेन ट्रिप फ्लॉन्ट कर रहा है। एग्जैक्टली। तो क्या 90s वाले वो ब्लू कॉलर वर्कर आज भी मिलियनेयर बन रहे हैं? देखो, इसका जवाब क्रिस होगन की अपडेटेड स्टडी एवरीडे मिलियनेयर्स में मिलता है। उन्होंने करंट डेटा चेक किया और पता चला कि डेमोग्राफिक जरूर चेंज हुआ है। कैसे चेंज हुआ है? मतलब कौन बन रहा है आज अमीर? टेक फाउंडर्स, क्रिप्टो वाले? नहीं, यही तो सबसे बड़ा मिथ है। होगन ने 10,000 से ज्यादा मिलियनेयर्स का सर्वे किया, और आपको पता है टॉप प्रोफेशंस कौन से थे? बैंकर्स शायद। नहीं, टीचर्स, इंजीनियर्स और अकाउंटेंट्स। वेट, सच में? जी। टीचर्स? पर टीचिंग में तो कोई इनकम बूम नहीं होता, वहां तो सैलरी बहुत फिक्स्ड होती है। और वही प्रिडिक्टेबिलिटी उनकी सबसे बड़ी ताकत है। इनको मॉडर्न टर्म्स में 401 के मिलियनेयर्स कहा जाता है, या अपने हाँ के हिसाब से कहें तो ये वो लोग हैं जो ऑटोमेटिकली अपने PF या म्यूचुअल फंड SIPs में कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करते हैं। ओह, ऑटोमेशन। उन्होंने सोचना ही छोड़ दिया। सैलरी आई और सीधा 15-20% टैक्स एडवांटेज अकाउंट्स में कट गया। बिल्कुल। इन्होंने कोई क्विक रिच स्कीम नहीं ढूंढी। ये साइलेंटली अपना मार्जिन बनाते गए, और डेटा प्रूफ करता है कि आज भी 80 से 90% मिलियनेयर्स फर्स्ट जनरेशन है, यानी सेल्फ मेड है। 80 to 90%? लोग तो हमेशा कहते हैं कि अमीर लोगों के पास खानदानी पैसा होता है। वो एक बहाना है जो लोग खुद को देते हैं। सच्चाई ये है कि इन सेल्फ मेड मिलियनेयर्स की हैबिट्स आज भी कॉमन लोगों से बहुत अलग हैं। कार्स खरीदने का ही डेटा देख लो। हाँ, गाड़ियों का डेटा बहुत क्लियर है। सोर्सेज में था कि आधे से ज्यादा मिलियनेयर किसी गाड़ी पर $29,000 से ज्यादा खर्च नहीं करते। सही बात है। और करीबन 25% ने पिछले 4 सालों में कोई नई कार खरीदी ही नहीं है। मतलब कार को A से B तक जाने का टूल मानते हैं, स्टेटस सिंबल नहीं। इसीलिए कॉस्ट्स भले ही बड़े हैं, पर वेल्थ अभी भी मार्जिन से आती है, जो इनकम और स्पेंडिंग के बीच का गैप है। द मैथ हैजंट चेंज्ड। फ्रुगैलिटी और मार्जिन ही वेल्थ बिल्ड करते हैं। तो ठीक है, जब इंसान इन तरीकों से स्टेल्थ मोड में रहकर अमीर बन गया, तो अगला नेचुरल स्टेप क्या होता है? पेरेंट्स सोचते हैं कि बच्चों को ये स्ट्रगल ना देखना पड़े। हाँ, उन्हें अच्छी लाइफ देना चाहते हैं। पर यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है, और मेरी नज़र में ये सोर्सेस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है।
कि ये जो प्यार से दी गई फाइनेंशियल मदद है, ये एक्चुअली एक ट्रैप बन सकती है। आई एग्री। और इन सोर्सेज ने इस मदद को एक टेक्निकल टर्म दिया है, इकोनॉमिक आउटपेशेंट केयर या ईओसी। ईओसी। जैसे हॉस्पिटल में आउटपेशेंट्स आते हैं, ट्रीटमेंट लिया और घर गए, वैसे ही बच्चे पेरेंट्स के पास फाइनेंशियल ट्रीटमेंट लेने आते हैं। राइट। ये उन एफ्लुएंट पेरेंट्स के बारे में है जो अपने अडल्ट बच्चों को या ग्रैंड चिल्ड्रन को लगातार हैवी कैश गिफ्ट्स देते हैं। उनका रेंट पे कर दिया, महंगी गाड़ी दिला दी या रेगुलर मंथली कैश दे दिया। इस कॉन्सेप्ट पर थिंकर और पावर मूव्स की समरीज ने बहुत अच्छी एनालॉजी दी है। इसे गोल्डन हैंडकफ्स या एक फिश वेंडिंग मशीन कहा गया है। फिश वेंडिंग मशीन। हाँ। मतलब सोचो, अगर आप अपने बच्चे को मछली पकड़ना सिखाने के बजाय एक ऐसी मशीन दे दो जहां बटन दबाते ही पक्की पकाई मछली निकल आए। ओ आई गेट इट। तो वो कभी खुद शिकार करना सीखेगा ही नहीं। एग्जैक्टली। उसका सर्वाइवल इंस्टिंक्ट खत्म, वो आलसी बन जाएगा। और यूएसई बिल्कुल यही करती है, वो मशीन उसकी आदत बिगाड़ देती है। और इसके स्टैटिस्टिक्स बहुत डरावने हैं। हाय। देखो, रफली हाफ ऑफ एफ्लुएंट पेरेंट्स अपने बच्चों को ऐसे कैश गिफ्ट्स देते हैं। पर इसका रिजल्ट क्या होता है? क्या होता है? इन एफ्लुएंट पेरेंट्स के बच्चों का आगे चलकर मल्टी मिलियनेयर बनने का चांस सिर्फ 1/5 होता है। सिर्फ 1 in 5। वेट, सिर्फ 20%? पर उन्हें तो सबसे बड़ा हेड स्टार्ट मिला है ना लाइफ में। उनके पास तो लोन्स नहीं है। हेड स्टार्ट मिला है, पर उनकी ड्राइव खत्म हो चुकी है। रिसर्च दिखाती है कि ईओसी रेसिपिएंट्स एक्चुअली ज्यादा कंज्यूम करते हैं और कम सेव करते हैं। वो क्रेडिट कार्ड पर ज्यादा डिपेंड होते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि पेरेंट्स पीछे से बिल पे कर देंगे। वाओ। वो बेसिकली वेल्थ कंज्यूमर बन जाते हैं, वेल्थ क्रिएटर नहीं। बिल्कुल। उनकी रिस्क असेसमेंट की मसल कभी डेवलप ही नहीं होती। द व्हाइट कोट इन्वेस्टर का पर्सपेक्टिव इस पूरे इशू पर बहुत प्रैक्टिकल लगा मुझे, क्योंकि उस आर्टिकल का ऑथर खुद एक मेडिकल स्टूडेंट है जिसे अपने पेरेंट्स से ईओएसई मिली थी। हाँ, उसने ऑनेस्टली एक्सेप्ट किया कि उसके पेरेंट्स ने रेंट भरा, कार खरीद कर दी। राइट। पर उसने एक लाइन ड्रॉ की कि कब ये ईओसी बुरी चीज नहीं है और कब ये डिजास्टर बन जाती है। उसने बात की ग्रैटिट्यूड वर्सेस एंटाइटलमेंट की। सही बात है। अगर बच्चे को एहसास है कि ये एक गिफ्ट है और वो ग्रेटफुल है, तो उतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। पर सबसे बड़ा खतरा तब होता है जब ईओसी रिसिपिएंट्स को लगने लगता है कि आई डिड इट ऑन माई ओन। यही एंटाइटलमेंट है। मतलब उन्हें लगता है कि उनकी महंगी लाइफ उनकी खुद की हार्डवर्क का नतीजा है, जबकि एक्चुअल में पेरेंट्स चेक लिख रहे हैं। हाँ, वो रियलिटी से अंधे हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि वो उस हाई लाइफस्टाइल को डिजर्व करते हैं, तो वो और ज्यादा स्पेंड करने लगते हैं। तो इस सिचुएशन में वेल्दी पेरेंट्स के लिए एडवाइस क्या दी गई है इन सोर्सेज में? कैसे बचाएं अपने बच्चों को इस ट्रैप से? एडवाइस सिंपल है पर फॉलो करना मुश्किल है। बच्चों की ट्यूशन फीस पे करना, उनकी एजुकेशन में इन्वेस्ट करना ठीक है, पर अडल्ट बनने के बाद उन्हें लगातार गिफ्ट्स देना उनकी प्रोडक्टिविटी को बिल्कुल खत्म कर देता है। मतलब उन्हें उनके हाल पर छोड़ देना चाहिए। इसे छुपा कर रखनी चाहिए तब तक जब तक वो प्रोफेशनली सेट ना हो जाए। ओह वाओ, अपने बच्चों से स्टेल्थ मोड में रहना। हाँ, ताकि उन्हें कभी ये सेफ्टी नेट फील ही ना हो जो उन्हें आलसी बना दे। फ्रूगल रहने का फायदा सिर्फ आपकी वेल्थ कंपाउंडिंग में नहीं है, बल्कि आपके बच्चों के फ्यूचर कैरेक्टर में भी है। क्या बात है। मतलब फ्लॉन्ट करना तो सिर्फ नुकसान ही कर रहा है। लग्जरी ब्रांड्स अमीर हो रहे हैं और खुद के बच्चे कमजोर पड़ रहे हैं। एग्जैक्टली। तो इस पूरी चर्चा को सुनने के बाद, सब सोर्सेज को एनालाइज करने के बाद दिमाग में बस एक ही सवाल आता है। क्या? कि क्या होगा अगर हम ट्रू वेल्थ का दिखावा करना बिल्कुल छोड़ दें? व्हाट इफ सोसाइटी का सबसे बड़ा स्टेटस सिंबल एक्सपेंसिव कार ना हो, बल्कि किसी भी दिन किसी भी वक्त अपनी मर्जी का काम करने की आजादी बन जाए? कंप्लीट वॉक अवे पावर। कंप्लीट वॉक अवे पावर, ये सबसे बेस्ट टर्म है। एक ऐसी आजादी जहां पे एक टॉक्सिक जॉब छोड़ सकते हो बिना बैंक बैलेंस की चिंता किए। पर ये पावर खरीदने के लिए आपको सोसाइटी की नजर में ऑर्डिनरी ही दिखना पड़ेगा, फ्रूगल होना पड़ेगा। क्योंकि वेल्थ पावर है, ये आपको ऑप्शंस देती है। अगर आपने ईएमआई ले ली, लग्जरी की रेस में दौड़ने लगे, तो आपने अपना वक्त सस्ते में बेच दिया। बिल्कुल। फ्रूगैलिटी एक चॉइस है जो आपको एक्चुअली आजाद करती है। ट्रू वेल्थ हमेशा वो इनविजिबल गैप होता है जो आपको शांति देता है। और वही सबसे बड़ी लग्जरी है। सही बात है। अगर आपको ये एपिसोड यूजफुल लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड।